बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। देखिए क्या पढ़ रही हूँ, मॉडल्स फॉर राइटर्स। ऐसी ऐसी किताबें अपने पास भी रखा करें घर में। मेरे सेट पे तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो कि आप पढ़ें, टाइम पास करें। इसी तरह घर में भी ना किताबें रखा करें। किताबों से दोस्ती क्या करें, मैं आपको बताऊँ। कुछ ऐसे हमारे घर में जगहें होती हैं, कोई ऐसा शेल्फ़, कोई ऐसी कॉर्नर ज़रूर बनाया करें जहाँ पे ना भले शेर व शायरी की किताबें रखें, कुछ इस्लामी किताबें रखें, दीन से मुताल्लिक़ आपको पता चलता है। फिर कोई ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स और ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनकी कोई किताब रखें। फिर ऐसे कोई लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही कोई काम किया हो, उनकी कोई ऐसी कारनामे की किताब रखें जिससे आपको मिसाल मिले। इकबाल की किताब रखें, ठीक है, मीर की किताब रखें। इस तरह से बहुत ऐसे बड़े बड़े नामवर लोगों की किताब रखें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि सपोज़ मैं क्लास 7 या 8 तक पास हूँ, मगर मैं अपने बच्चों को आगे तो बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ ना। मैं तो चाहती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल हों, स्मार्ट हों, कॉमन सेंस अच्छा हो। तो उसके लिए अगर हम किताबों से दोस्ती करेंगे, हम पढ़ा करेंगे, तो बच्चे भी हमें देख के उस हैबिट को अपनाएंगे, किताबों से दोस्ती करेंगे, पढ़ेंगे। और आपको पता है सबसे अच्छी नॉलेज जो है ना आपको किताब से मिलती है। नो मैटर आप जितना भी ये स्क्रॉल कर लें, गूगल पे बैठ जाएं, देख लें, वो चीज़ आप अभी देखते हैं, कल आप भूल जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो अभी बस आपने देखी है, हफ्ते तक हार्डली आपको याद होगी, मगर जो चीज़ आपने पढ़ ली अपनी आंखों से ऐसे, उसके बाद वो चीज़ आपको नहीं भूलती, वो आपके ना इधर बैठ जाती है ऐसे तस्वीर खींच के। तो किताबों से दोस्ती कीजिए, छोटे छोटे शेल्फ बनाइए, कहीं पे भी रख लीजिए। खैर, अब मेरे पास आज प्रोग्राम में बहुत कुछ है। आज हमने जो आंतड़ियों के डॉक्टर हैं उनको बुलाया है। कोई भी मेरे भाई बहन ऐसे पेशेंट हैं, कोई जिनको तकलीफ़ है आंतड़ियों की, तो वो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहें। कॉल कर सकते हैं, किसी को तकलीफ़ है तो उस पे बात करेंगे। फिर हमारी हीट स्ट्रोक पे बात करेंगे। और हीट स्ट्रोक पे तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। ये बाद में बताऊँगी कि कल क्या हमारे सेट पे और हमारे इस ऑफ़िस में एक हादसा हुआ। बस अल्लाह ताला ने एक शख्स हैं, एक इंसान, उनकी जान बचा ली। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक का जो है अपने ख्याल रखना है अपना। और उसके अलावा अभी एक बहुत अच्छे मेरे पास मेहमान हैं, रिकॉर्ड याफ्ता जो है मार्शल आर्ट में, उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है और इतना अच्छा खेलते हैं कि मैं क्या बताऊं। मुकाबला करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने में तो माहिर हैं। राशिद नसीम अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राशिद भाई? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मजे मजे की बातें सुन रहा था और मजा आता था। अच्छा, तो अच्छा, ये जो ओहो, मैं असल में साथ में ना विंडो में आपकी पिक्चर चल रही है। मैं आपसे बात करते करते एकदम से ना सुध हो गई बिल्कुल। ओ माय गॉड, इज दैट यू डूइंग? ये कल भी मैंने आपकी वीडियोस देखी, मगर अभी फिर राशिद भाई एक दिन में आपने कितने रिकॉर्ड्स बना लिए ये? 29 आवर्स बेसिकली बनते हैं और अच्छा। 2 दिन के अंदर जो है मैंने 20 आलमी रिकॉर्ड जो है वो तोड़े डिफरेंट कंट्रीज के। और वैसे मेरे पास जो है वो अब जो रिकॉर्ड्स की जो तादाद है वो 121 हो गई है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, हाथ से जो चीज़ घुमा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये नंचक होगा, नंचक और फायर स्टफ, 2 चीजों का मैंने जो है वो मतलब रिकॉर्ड बनाया था। एक स्पेन और फायर स्टफ का था और एक नंचक का रिकॉर्ड। और ये कोनियों से क्या कर रहे हैं? कोनियों से किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हैं? अखरोट ये तोड़ रहे हैं? कोनी जी एल्बो के साथ जो है वो वॉलनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड था। 30 सेकंड के अंदर 160 वॉलनट्स जो है वो ब्रेक करने थे, तो मैंने 171 जो है वो वॉलनट्स ब्रेक किए इन 30 सेकंड्स। और ये पंचिंग का क्या रिकॉर्ड है आपका, ये जो ये पंचिंग कर रहे थे? फुल एक्सटेंशन पंचेस के रिकॉर्ड्स थे। एक बॉक्सिंग ग्लव के साथ जो है वो पहनकर जो है 298 का इंग्लैंड का रिकॉर्ड था, वो मैंने ब्रेक किया। उसके अलावा फिर 1 केजी वेट के साथ जो है वो 2 रिकॉर्ड थे, वो मैंने ब्रेक किए। सुने, मुझे तो लगता है आपने दुनिया भर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आपको ये गवर्नमेंट जो है उधर से कोई सरपरस्ती है या नहीं है? जितने भी रिकॉर्ड्स मैं बना रहा हूँ अपने बलबूते पर ही बनाए मैंने। अभी तक तो मुझे गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी ने कोई राब्ता किया है। और बस रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जितनी हिम्मत है बनाते जाएंगे। आपने ना हिम्मत नहीं छोड़नी। जिस तरीके से आप काम करें, जो जो रिकॉर्ड्स आप बना रहे हैं ना,
कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी चीज़। मुझे बताइए, लोगों को सिखाते हैं आप ये सब कुछ? जी, जी, बिल्कुल। मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराता हूँ और मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट और मेरी एकेडमी भी दुनिया की वाहिद एकेडमी है जिसने अपने 100 आलमी रिकॉर्ड जो हैं आज से तकरीबन 4 साल पहले मुकम्मल कर लिए थे और मेरे 14 शागिर्द भी हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इसके अलावा वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं। अच्छा। और मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के अंदर भी काफ़ी लोग हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जिसमें मेरी बेटी है, मेरी अहलिया है और इसके अलावा मेरे जो फादर हैं वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। माशाल्लाह, बेटी तो कितना प्राउड करती होगी, हर वक्त बोलती होगी माय पापा इज द हीरो, रियल हीरो, नहीं? जी, जी, वो भी हीरो है जी मेरे लिए, तो क्योंकि उसने आज से 4 साल पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था और वो 3 मरतबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। हाउ ओल्ड इज शी? अभी तो वो 11 साल की है, लेकिन उन्होंने जब पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया था तो वो 6 साल कुछ 1 या 2-3 महीने की थी उस वक्त। और कौन से, क्या किस चीज़ में रिकॉर्ड बनाया था, क्या किया था? उन्होंने अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक का एक रिकॉर्ड था जो कि उन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अभी भी वो रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। 315 एल्बो स्ट्राइक अल्टरनेट एल्बो के साथ जो है उन्होंने मारी थी और ये 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 6 एल्बो स्ट्राइक्स बनती है। तो मुझे ये बताइए राशिद साहब, आपको अपने काम की ज़्यादा खुशी होती है या फिर आपकी बेटी की, उसकी अचीवमेंट की ज़्यादा खुशी है अपने अपनी? काम की तो खुशी होती है, लेकिन जब कोई आपका शागिर्द आप का जो कोई शागिर्द अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करे या आपकी फैमिली में से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करे तो इसकी खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि बात है कि आपका एक आर्ट होता है, आपका एक फन होता है, वो आपने अपनी सीखने वालों में मुंतकिल किया होता है। क्योंकि बात है कि आपके पास जो फन है, अल्लाह ताला ने आपको जो फन दिया है, जब वो आप दूसरों में मुंतकिल करें, जब आप इल्म को फैलाएं, तो इल्म को फैलाने से जो ज्यादा खुशी महसूस होती है। अपनी जाती अचीवमेंट्स तो इंसान हासिल कर लेता है अपनी जाती मेहनत करके, लेकिन अपना फन किसी दूसरे के अंदर मुंतकिल करना है, ये मैं समझता हूँ और भी ज्यादा अच्छा भी होता है और मुश्किल भी होता है। मुश्किल भी होता है। कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके पास? मेरे पास एकेडमी के अंदर तो इस वक्त तकरीबन कोई 70 के करीब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं मार्शल आर्ट तो खैर हजारों बच्चों को सिखा चुका हूँ। हाँ, और 1000 बच्चों को? अच्छा। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट की मेरी जो एकेडमी थी वो मैंने 2001 में स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट जो है उसको 24 इयर्स हो गए हैं सिखाते हुए मुझे मार्शल आर्ट मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को। और मेरे जो मुख्तलिफ स्टूडेंट है माशाल्लाह, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। और अभी भी माशाल्लाह कराची ओपन चैंपियनशिप के अंदर जो है हमारी एकेडमी के जो बच्चे थे मैंने 10 स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराया, तो उसमें से 9 बच्चों ने जो है माशाल्लाह से उस चैंपियनशिप के अंदर जो है वो विन हुए। राशिद भाई, हमारे पाकिस्तानियों को कुछ बताइए ना कि अगर उन्होंने भी इस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लेकर आना है, तो फिर किस तरह से वो कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं और किधर, मतलब राब्ता कैसे करेंगे, सारा कुछ बता दीजिए ज़रा। 2003 के अंदर जो है ना मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा किया था और 2003 के बाद 2013 में जाके जो है 14 में जाके मैंने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया, तो 10 साल में मुझे इंतजार करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको इतनी आसानी से आगे आने नहीं दिया जाता। तो बस यही है कि जब आपकी डेडिकेशन हो और आपने ये फैसला कर लिया हो कि यार ये काम मुझे करना है, तो वो फिर उसमें थोड़ा सा वक्त जो है वो कभी कभार लग जाता है, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। अच्छा, मुझे मगर राशिद भाई मुझे एक ये सवाल का भी जवाब चाहिए कि जैसे लोग जब इस तरह से रैकेट ब्रेक करते हैं और सपोज़ मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर रही हूँ, मगर मुझे रब्ता करना है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों से कि मुझे उनको बताना है, तो हाउ कैन आई अप्लाई, हाउ कैन आई टेल देम अबाउट मी? देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई करने का तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाके आप जाके जो है कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके बहुत ईजी है। अच्छा। और लेकिन उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन का जो आंसर है वो तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर जो है वो आता है। उसके बाद फिर जब आप रिकॉर्ड की आपको गाइडलाइंस इशू हो जाती है, उसके बाद फिर जो है वो आप रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर 3 से 4 महीने का प्रोसेस है उस रिकॉर्ड को अप्रूव करने का। यहाँ पर इसी बात से फिर वो लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं राशिद भाई?
नहीं जी, अगर आप उनको यहाँ पे बुलाना चाहते हो तो उसकी जो है वो $10,000 जो है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड को देखने की फीस है, और उसके अलावा टिकट, उनका रिहाइश वगैरह हर चीज वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये तकरीबन कोई $15,000 का एक पैकेज तो बन जाता है, जो मेरे ख्याल में उनको मैंने से वीडियो बना के भेजनी है राशिद भाई? जी, उनकी अपनी गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइन के मुताबिक आप उनको जो है यहाँ पे रहते हुए उनके मुताबिक आप एक रिकॉर्ड अटेंड करते हैं, जिसके अंदर जूडिकेटर्स को बुलाते हैं, टाइम कीपर्स को बुलाते हैं, जो कि मतलब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस बना के उनकी शराइत के मुताबिक वो गाइडलाइन आपको देते हैं जब आप रिकॉर्ड को अप्लाई करते हैं। अच्छा उसके बाद आप उनको वीडियोस भेजते हैं, तो उसके बाद फिर 3 महीने के बाद जो है वो एक रिकॉर्ड का जो है वो आंसर आता है, अप्रूवल या डिसअप्रूवल। अच्छा, फिर आप एप्लीकेशन आपकी जो है अप्रूव हो अच्छा, जाती है। आपको बात ऐड करना चाह रहा था, जो आपने बात की कि बहुत सारे लोग यार हम शायद ये नया काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया तो वो भी आगे रिकॉर्ड हो सकता है। तो अच्छा ये गलतफहमी जो है लोगों को दूर करने की जरूरत है कि हर नया काम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होता है। अच्छा आप कोशिश अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर पहले से मौजूद हो। अच्छा अच्छा, पहले से वो मौजूद होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो फिर गिनीज वर्ल्ड ऑफ इस बुक रिकॉर्ड में आप जाएंगे। अच्छा, समझ गई हूँ मैं। ठीक है ठीक है, मतलब कोई नया काम करना जो है वो उसको अप्लाई करना, उसको दिखाना, उसकी वीडियो भेजना, वो नहीं जाएगा गिनीज में। गिनीज में वो जाएगा जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स होंगे, उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे आप, उसके बाद फिर आप उनकी उस सेंचुरी में आएंगे रिकॉर्ड की। न्यू कैटेगरीज के अंदर भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको इजाजतनामा चाहिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपकी कैटेगरी को एक्सेप्ट करेगा, तभी आप जो है वो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भेज सकते हैं। वरना सम टाइम कुछ लोग होते हैं यार कि यार मैंने जो है ना मैं फास्टेस्ट टाइम जो है ना बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया हूं, तो ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में कोई भी नहीं चढ़ा। लेकिन गिनीज के अंदर अगर वो कैटेगरी मौजूद नहीं है तो फिर आपके बुर्ज खलीफा पे भी चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच राशिद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के हीरो है मेरे भाई, पता है आपको, और बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है आप, आपको देख के लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इतनी अच्छी हेल्थी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और इस तरह के पैशंस, इस तरह के शौक़ लोग रखते हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं अपना हुनर। ये नहीं है कि आपने अपने हद तक बांधा हुआ है और अपने रिकॉर्ड्स बनाए जाना, अब लोगों को भी सिखा रहे हैं ताकि फ़िज़िकल लोग जो है एक्टिव रहें, उनकी जो है इस तरह के काम को जो है क्रेडिट मिले। और आजकल के बच्चों को तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर वक्त मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, हर वक्त घर पे बैठे रहते हैं, फालतू दोस्त यारों के साथ घूम फिर लेते हैं या फिर फ़ोनों पे बात करते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी से जब दूर हो जाते हैं तो फिर सारी पोजीशन जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ख़राब हो जाती है। उनकी एक्टिविटी जब नहीं होती है तो फिर उनके अंदर सुस्तियाँ, काहलियाँ, और घर बैठ के घर घुसू हो जाते हैं, झगड़े करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये चीज़ें करनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और ये टैलेंट है, इस तरह के टैलेंट को हम प्रमोट करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आज आपसे बात की राशिद भाई। यू आर सच अ गुड हीरो। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आपकी बेटी को भी, और खुदा हाफिज़। थैंक यू। वाह, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। यार दुनिया क्या क्या कर रही है और मैं इधर बैठी हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी आएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और मेरे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान है। अभी मैं आपको उनसे मुतारिफ़ करवाऊंगी, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आपको रोड सेंस की कोई सेंस है? क्या आपको पता है कि जब हम रोड पे निकलते हैं तो उसके क्या कवानीन है? मतलब आपको तो ये लगता है ना कि शायद ये जो गाड़ी जा रही है इसको रूल्स पता होने चाहिए, ये जो ट्रक जा रही है, ट्रॉला जा रहा है, इनको पता होना चाहिए ये गाड़ी चला रहे हैं, ये जो बाइकर जा रहा है, ये बाइक वाला, इसको पता होना चाहिए क्या कवानीन है। मगर जो रोड पे चल रहा है बंदा, उसके भी कवानीन है, उसको भी पता होना चाहिए कौन से रूल्स हैं, किस तरीके से उसने रोड क्रॉस करने हैं, किन लेन में चलना है, किस तरह से बाकी जो गाड़ियां हैं इनको रास्ता देना है, अगर आप पैदल भी हैं तो ये सारे कवानीन आपने भी फॉलो करने हैं। मगर खैर, आज हम बात करेंगे स्पेशली बाइक वालों के लिए। जो बाइक वाले हैं, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हादसा उन्हीं के साथ होते हैं। कुछ 90% अगर देखा जाए तो गलती उन्हीं की होती है, क्योंकि उनको कवानीन का नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता और क्यों ऐसे कर रहे होते हैं, और उसके बावजूद उनके पास लाइसेंस होता है। इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज हमारे पास हैं सैयद गज़फ़र अली शाह, SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर।
ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आपको जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मदऊ किया है, आपको समझ तो आ गई है कि जो रोड सेंस है ये लोगों को क्यों नहीं है? जी, इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं। रोड सेंस की अहमियत के हवाले से अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो बहुत ज़रूरी इस हवाले से है कि डेली बेसिस पे ही जो है वो हर शहरी किसी न किसी तरह से रोड इस्तेमाल करता है। चाहे अगर वो बच्चा है तो वो स्कूल जाने के लिए, कोई जो है वो बड़ा है तो अपने काम के लिए, जैसे आप यहाँ पे आए हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ, हम रोड को इस्तेमाल करके आए हैं। फिर उसके अलावा जो है वो शॉपिंग के लिए जो है वो फैमिलीज जाती हैं, तो हर बंदा जो है वो रोड को इस्तेमाल कर रहा होता है। अब चाहे वो आप अपनी किसी गाड़ी पे हों, आप बाइक पे हों, आप पैदल चल रहे हों, या फिर आप किसी जो है वो पब्लिक सर्विस व्हीकल पे हों, हर चीज़ के लिए आपको मखसूस जो कवानीन हैं उनको जानना भी ज़रूरी है, उनका एहतराम करना, उनका फ़ॉलो करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये कवानीन जो है जब आप इनको जानेंगे और इनके ऊपर अमल करेंगे तो तभी आप अपने हिफाजत का भी बंदोबस्त कर सकेंगे और दूसरे तमाम लोगों के लिए भी महफूज सफ़र जो है उसको यकीनी बना सकेंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि डेली बेसिस पे ये जो रवैया है वो देखने में आता है कि चाहे वो पैदल हजरात हों तो वो जिस तरह से सफ़र के दौरान जो है वो रोड की क्रॉसिंग करते हैं उसमें नहीं देखते, या फिर जो है वो साइकिल वाला है, बाइक वाला है, गाड़ी वाला है, बड़ी गाड़ी वाला है, कोई पैसेंजर व्हीकल है इवन जिसके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है, इन तमाम के हवाले से जिस हद तक जो है वो इस जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए वो देखने में उम्र नहीं आता। उसकी अब वजूहात में हम जाएंगे तो बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके लिए एक तो ये है कि शायद बचपन से उस तरह की तरबियत जो है वो ना हमारे जो सोशलाइजेशन के डिफरेंट एजेंट्स हैं उनका हिस्सा है, मीडिया हो, हमारे स्कूल्स हों, हमारी फार्मल एजुकेशन हो, हमारा इनफार्मल हो, घरों के हवाले से तरबियत हो, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा काम इसके ऊपर करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाइन और लेन के खिलाफ वर्जी तो अपनी जगह है, क्या हमारे रोड यूज़र्स को बुनियादी साइंस और सिग्नल से आगाही है, उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, कोई भी चीज़ ड्राइव कर रहा है रोड के ऊपर, तो उसके लिए लाइसेंस का हसूल ज़रूरी है। अब लाइसेंस जो है वो जब भी आप ड्राइविंग का हासिल करते हैं तो उसके लिए आपका साइन टेस्ट होता है सबसे पहले। साइन टेस्ट बुनियादी तौर पे इसी मकसद के लिए है कि जो बेसिक कुछ जो है वो सिग्नल्स हैं, साइंस हैं, इनको हम इशारे कहते हैं, जब बोर्ड्स आपको मुख्तलिफ ट्रैफिक के हवाले से नज़र आते हैं, कहीं पे को जो है वो दायरा लगा हुआ होता है, कहीं पे कोई तीर का निशान है, कहीं पे हाथ का निशान है, ये डिफरेंट जो सारे साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, ये इसीलिए हैं जो कि आपको ट्रैफिक के हवाले से और रोड इस्तेमाल करने के हवाले से जो मुख्तलिफ रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनसे आगाह करते हैं। इन सब का टेस्ट होता है, इस टेस्ट को आप पास करते हैं तभी आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो सपोजिटली यही है कि जितने लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मेरी बात सुने ज़फ़र साहब, टेस्ट तो होता है, ये रोड्स पे अप्लाई तो नहीं होते। देखिए, अब ये तो जो है ना वो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि कानून से आगाही का ना होना, और दूसरा ये है कि कानून पे अमल दरामद जो है वो हम कितना कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ देखने की ज़रूरत है। जो लाइसेंसिंग है उसके हवाले से भी हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो बगैर लाइसेंस के भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बाइक हो। इसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक जो है वो पिछले 5 माह के दौरान 2024 की अगर हम बात करें तो 3 लाख से ज़ायद जो है वो हम जो इन्फोर्समेंट एक्शंस हैं वो विदाउट लाइसेंस के खिलाफ कर चुके हैं। अच्छा। यानी कि चालान जो हैं वो अब 3 लाख का मतलब ये है कि हर महीने तकरीबन 60,000 लोगों के चालान इस बात पे हो रहे हैं कि वो विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे थे। अच्छा। तो इससे जो है वो इस तरह का जो क्रैकडाउन हुआ है उसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइसेंस हासिल करें। उसमें कोई हमारा मकसद ये नहीं है कि लाइसेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे के लोगों को हमें उससे कोई फ़ायदा होगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि लाइसेंस बुनियादी तौर पर इस बात का सर्टिफिकेट है कि आपको न सिर्फ ये कि ट्रैफिक के बुनियादी जो साइन एंड सिग्नल्स हैं उनसे मुकम्मल अवेयरनेस है, बल्कि जो बेसिक आपकी ड्राइविंग की स्किल्स हैं उसका टेस्ट भी आप पास कर चुके हैं कि आपको ड्राइविंग भी आती है। तो लाइसेंस इसलिए देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो हम इस तरह के मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट एक्शंस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को इंश्योर करने की मुसलसल एक कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों को साइंस, सिग्नल्स, बेसिक जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनसे आगाही भी हो, उसकी सेंस का वो मुज़ाहिरा भी करें और उसके ऊपर अमल दरामद भी करें। अच्छा ज़फ़र साहब, ये देखें बाहर के मुल्क में हम जब जाते हैं वहाँ पे अगर आपने गलत पार्किंग कर दी, हल्की सी लाइन से भी आपने येलो लाइन क्रॉस कर दी या किसी तरह
भी आपका एक टायर भी बाहर रह गया, हल्का सा भी उस बॉक्स के अंदर नहीं है, देन आपको फ़ौरन घर के अंदर बिजली का बिल जैसे आता है वैसा बिल आ जाता है, तस्वीर खींची हुई, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है, नॉट बिग 2-3 इस तरह के वारंट्स दिए जाते हैं, अगर इस तरह की गलती बार बार की जाए तो उस पर लाइसेंस कैंसिल पे भी जाता है, फ़ाइन लगते हैं शुरू में, फिर कैंसिल पे जाता है। इसी तरह साथ साथ वायलेशन वो तो बर्दाश्त ही नहीं है, उस पर तो बिल्कुल लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हमारे मुल्क में ये सख्त रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते, वाई? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप रूल्स के सख्ती के हवाले से अगर आप बात करें तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो बहुत सारे ट्रैफिक की वायलेशंस हैं, जिसमें आपने रॉन्ग पार्किंग का जिक्र किया, वो भी एक वायलेशन है। इस तरह की जितनी भी ट्रैफिक की वायलेशंस हैं उन सब में हम ये देखते हैं कि जो लास्ट टाइम जो फ़ाइन्स के हवाले से जो है वो जो कानून साजी हुई थी वो बहुत अरसा पहले हुई थी, तकरीबन 20 साल पहले। अब जो है वो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो उसका फ़ाइन 200 रुपया है, अगर आप जो है वो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ाइन 300 रुपया है। ये आज के दौर में जो है वो बहुत ही मीगर, बड़े ही मामूली फ़ाइन्स हैं। इनके हवाले से जो है ये वो सख्ती तो नहीं हुई, इनके अंदर जो है वो ज़रूरत है कि इसके अंदर मज़ीद कानून को अपडेट किया जाए, ये जो फ़ाइन्स हैं इनको ज़्यादा किया जाए ताकि बंदे को पता हो जो ड्राइव कर रहा है कि अगर मैं इस तरह की कोई वायलेशन करूँगा जिससे मैं अपनी जान को ख़तरे में डालूँ या बाकी जो रोड यूज़र्स हैं उनकी जो सेफ्टी या उसको ख़तरे में डालूँ तो उसके लिए मुझे भारी जुर्माना हो सकता है। तो उसके हवाले से जो है वो कानून साजी के लिए हमने असम्बली मूव की है। अच्छा। वो बाकायदा तौर पे कानून साजी का जो अमल है इसके ऊपर वो शुरू हो चुका है। साहब कितने सालों से यही सुनते आ रहे हैं, कितनी हुकूमतें बदल गई, कितनी सीटें चेंज हो गई, मगर अभी तक हमारे ये यहाँ पर रूल्स ऐसे सख्त नहीं हुए। अब क्या उम्मीद रखें, मगर ये हम ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे, और कब तक का कोई आप टाइम पीरियड हमें जी जरूर, SSB यू कैन टेल अस बेटर, या टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ SSP गज़फ़र साहब मौजूद हैं, और गज़फ़र साहब से जो है हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर। एक बात है, मुझे लगा कि आपकी ज़बान जो है वो मैं यहाँ पर एज़ होस्ट बैठ के सवाल कर रही हूँ, तो वैसे ये सवाल आपसे बनता नहीं है, मगर मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप इसके बारे में मुझे बता सकेंगे। इतने बड़े बड़े जो अस्पताल होते हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल्स जो खुल जाते हैं रोड्स पे, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं बड़े बड़े इदारों वाली, तो उधर जो है कोई ऐसे उनका कोई स्पेस नहीं होती कि यहाँ पर ट्रैफिक की या फिर उधर जो पार्किंग की जो है स्पेस वो पहले बेसमेंट्स में बनाए, या फिर तरीके से अगर आगे उनकी कोई ऐसी स्पेस बनाए उसके बाद वो बिल्डिंग वहाँ खड़ी करें, वहाँ वो रोड पे स्कूल्स बनाएं या अस्पताल बनाएं। वो ऐसे बिना कोई चीज़ देखे बस वहाँ पे लंबी स्कूल बिल्डिंग और पूरे स्पेस का फ़ायदा उठा के कर देते हैं। अब जैसे अब बच्चों के स्कूल में हम जाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, मोस्टली जितने स्कूल्स हैं उनकी पार्किंग और उनकी जो ट्रैफिक है उधर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, कोई बीमार हो, कोई टेंशन में हो, किसी को जल्दी पहुंचना हो, किसी की फ़्लाइट है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, वो तो स्टक है वहाँ पे 1.5-2 घंटे के लिए। फिर इसी तरह अस्पताल जब किसी कोई क्लिनिक खोल लेता है, कोई हॉस्पिटल खोल लेता है जहाँ पे पार्किंग की कोई जगह नहीं होती, वहाँ पे डॉक्टर साहब के बैठने का जो टाइम होता है वो 4, 5, 6 बजे, जितने बजे भी, वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो क्या ये सारी बिल्डिंग्स पहले ट्रैफिक के निज़ाम को, सब चीज़ों को देख के बनाती हैं या नहीं बस इसी तरह मुँह उठा के? जी देखिए, इसके अंदर ये है कि जितने भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, तो इसके हवाले से बाई लॉज तो मौजूद हैं, और वो लॉज जो हैं उसके अंदर एक कंप्लायंस ये भी ज़रूरी है कि उसके अंदर उन्होंने पार्किंग के लिए मुनासिब जगह जो है वो वहाँ पे है या नहीं है। अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे जो है वो उनका ताल्लुक जो है वो बिल्डिंग्स के डिपार्टमेंट के साथ हो या मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स वगैरह उनके साथ हो, वो इन कवानीन का जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसके साथ जो कंप्लायंस है उसको देखते हैं। मेरा ख्याल इसके अंदर जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि एक सिविक सेंस जो है उस बिज़नेस ओनर की भी है, उसको भी शो करना बहुत ज़रूरी है। मुझे देखे कि मैं जिस वक्त एक शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ तो क्या उसके साथ जो है वो मैं एडिक्वेट जो है वो उसको पार्किंग स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एक प्राइवेट जो है वो स्कूल शुरू कर रहा हूँ तो क्या उसके अंदर मैंने ये देखा है कि जो है वो पेरेंट्स जब आएंगे पिक एंड ड्रॉप के टाइम पे तो उस वक्त स्पेस अवेलेबल होगी या नहीं होगी। एक्सीडेंट्स उस वक्त हो रहे होते हैं, झगड़े हो रहे होते हैं, सारी ट्रैफिक, एक दूसरे को गाड़ियाँ लग रही होती। एक सवाल और, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मुझे बताएं ये जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं या मेन सड़कों पे भी, ठीक है, वन वे
ट्रैफिक होती है उधर, वहाँ पर रेडी जो होती है सब्ज़ी वालों ने, फल वालों ने ऐसे टेढ़ी करके लगाई हुई होती है, आधी सड़क पे रेडी बाहर निकली हुई है, गाड़ी जो है वो एक के पीछे एक पार्किंग खड़ी हुई है, उन्होंने सड़क पूरी घेरी हुई है आगे से, जिसका कोई है या नहीं है, जिसने जाना है नहीं जाना वो भी फजूल में खड़ा हुआ है, ठीक है। बाज़ औक़ात पुलिस वाले हटा रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले बोल रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, बट वो जो है वो अकड़ कर रहे होते हैं जी। ये एक जो है ना वो हमारा, अब जहाँ पुलिस वाले नहीं है वहाँ कहाँ शिकायत की जाए, ये मेरा सवाल है। नहीं, वो शिकायत आप बिल्कुल जो है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और हुकूमत पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पे एक शहरी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो उसके लिए नंबर्स क्या है, किधर? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे मौजूदा जो हुकूमत पंजाब है उसका बहुत ज़्यादा फोकस ट्रैफिक के फ़्लो के हवाले से है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा अभी तक पिछले 4 माह के अंदर 4 फुल फ्लेज मीटिंग्स कर चुकी हैं, जिसके अंदर हम उनको ब्रीफ कर चुके हैं कि हमारे पूरे पंजाब के अंदर बड़े शहरों में इंक्लूडिंग लाहौर ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं, कंजेस्शन पॉइंट्स क्या हैं और हम उनको दूर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक हमने कुछ 7 पॉइंट्स का एक्शन प्लान उनके साथ शेयर किया जिसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। उसका जो पहला पॉइंट है वो यही है जिसका आप कह रहे हैं कि जो ये वो इंक्रोचमेंट्स हैं जो कि आर्जी इंक्रोचमेंट्स हैं, चाहे वो दुकानदारों ने अपना सामान अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ पे रखा हुआ हो, चाहे वो मुख्तलिफ जो है ये पुश कार्ट्स वाले, रेडियो वाले, ठेलों वाले ये हों, या इस तरह की जो पार्किंग वहाँ बाज़ारों के अंदर होती है जो कि लोगों को चलने की जगह भी नहीं छोड़ती, उसके हवाले से हो। तो पूरा उसका हमने जो है ना वो एक प्लान करके हमने उसके लिए टीम्स बनाई हैं जो डेली बेसिस पे ऑपरेट करती हैं। पहले से इसके अंदर बहुत बेहतरी आ रही है, लेकिन ये एक ऐसा जो है वो इशू है जो कि एक रेकरेंट चैलेंज है। हम एक इंक्रोचमेंट रिमूव करते हैं तो 2 दिन के बाद दोबारा से वहाँ पे वो इंक्रोचमेंट हो जाती है। उसका हल ये है कि ये जो पुश कार्ट्स वाले हैं, ये जो ठेले वाले हैं, रेडियो वाले हैं जो अपना रोज़गार कमा रहे हैं, इनको कोई ना कोई मुतबादल जगह दी जाए जहाँ पे जाके अपना ये कारोबार कर सकें। ज़्यादातर शहरों के अंदर जो है ये मुतबादल जो जगह हैं वो तलाश भी की गई हैं और वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। कुछ जगहों पे अभी तक ज़ाहिर है कि उस तरह से लोकेशन प्लेसेस अवेलेबल नहीं हैं जिसकी वजह से अभी ये आर्जी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर न सिर्फ ये कि हमारा फोकस है, इसका हम रेगुलर जो है वो एक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी हम हुकूमत के साथ शेयर करते हैं और इसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत जल्दी। अच्छा गज़फ़र साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस बन जाते हैं, कुछ एजेंट्स भी बनवा देते हैं, वो अपने टेस्ट में पास हो या ना हो, बट देयर इज़ अ बिटवीन यू नो एजेंट जो ये काम करवा देता है, तो इसके ऊपर कोई है ऐसी पॉलिसी? जी, एक तो बिल्कुल जो है ना वो एजेंट माफिया को मुकम्मल तौर पे हम डिस्करेज करते हैं और उसके लिए हमने बहुत सारे अमली इक़दाम किए हैं। वो अमली इक़दाम क्या हैं कि आपको अभी हमने एजेंट माफिया जो है उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। जो है वो इस हुकूमत में ये काम हुआ है कि हमने जितना हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके जो इशूज़ का सिस्टम है उसको ऑनलाइन कर दिया है। अभी आप घर बैठे हुए बगैर कहीं पे विज़िट किए हुए आप अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब आपने अपना लाइसेंस हासिल करना है तो ऑब्वियसली आपको टेस्ट पास करने के लिए जाना ज़रूरी है, आप वो टेस्ट ज़रूर देंगे, लेकिन वो सारे का सारा टेस्ट जो है उसकी भी बाकायदा जो है वो CCTV मॉनिटरिंग होती है और उसमें कोई आपकी जो है वो आउट ऑफ द वे जाके मदद नहीं कर सकता। एजेंट को तो पैसे आप तब देंगे जब कोई वो आउट ऑफ द वे आपकी जाके मदद करेगा, कोई हेल्प करेगा। जब वो सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट होगा तो कोई पैसे आप क्यों देगा और कोई पैसे कैसे ले सकेगा। फिर हमने ये किया है कि अगर आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, आपने उसको जो है वो रिन्यू करना है, अगर गुम हो गया है आपने उसका डुप्लीकेट हासिल करना है, तो वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो हमने ऑनलाइन कर दिया है। वो आप घर बैठे हुए कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी सेंटर पर विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे हमने ये इंटरवेंशंस की हैं कि जिसके ज़रिए से अब जो एजेंट माफिया है या मिडल मैन है उसको हमने इसमें से बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया है और उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी है। मज़ीद इस सिस्टम को हम और भी अपडेट करें। गज़फ़र साहब, आप हमारे साथी हैं प्रोग्राम में, हम मज़ीद सवाल पूछना चाहेंगे और इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ ट्रैफिक के SSP गज़फ़र साहब तशरीफ़ फरमा है और हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के कानून के ऊपर, कवानीन के ऊपर। मुझे ये बताइएगा गज़फ़र साहब, ये जो कुछ ऐसी वीडियोज़ कोई ऐसी एजुकेशनल अवेयरनेस की आपने कोई वीडियोज़ तैयार की हैं जो लोग देखें, उससे सीखें और उनको ट्रैफिक के कवानीन के बारे में पता हो, स्पेशली रोड सेफ्टी के बारे में उनको पता हो? जी, रोड सेफ्टी की अवेयरनेस के हवाले से जो है वो आगाही फैलाना और अवेयरनेस पब्लिक के अंदर डालना, ये बुनियादी हमारे कामों में से एक है। इसके लिए डिफरेंट जो प्लेटफार्म्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो सोशल मीडिया के अंदर जितने प्लेटफार्म्स हैं, चाहे वो जो है वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, उन सारों को हम जो है वो हमारे प्लेटफार्म्स तमाम ही डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस जो है उनके बहुत एक्टिव हैं, जिससे हम मुख्तलिफ जो
जो वीडियोस हैं अवेयरनेस की वो भी बना के उसके अंदर हम पोस्ट करते हैं। उसके अलावा स्टिकर्स पोस्ट करते हैं, मुख्तलिफ जो कवानीन हैं उनके हवाले से हम अपनी कैंपेन चलाते रहते हैं। दूसरा जो उससे एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो तरीक़ाकार है काम करने का वो ये है कि हमारे जो है वो बाकायदा तौर पर एजुकेशन सेक्शंस हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा। और वो जो एजुकेशन की टीम्स हैं हमारी वो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाती हैं, कॉलेजेस को विज़िट करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करती हैं। वहाँ पे जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी आगाही के हवाले से बाकायदा सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। फिर तीसरे नंबर पे ये होता है जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके साथ मिल के तो हम बाकायदा वॉक्स जो हैं उनका भी एहतमाम कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट तरीक़ों से, चाहे वो हमारा जो है वो फ़िज़िकल प्रेजेंस के हवाले से हो, लोकल केबल का नेटवर्क हो, चाहे वो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, उनके ज़रिए से हम आगाही का काम कर रहे होते हैं। अच्छा गज़फ़र साहब, ये जो बाइक पे जितने भी लोग जा रहे होते हैं मोस्टली ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उन्हीं लोगों का होता है, गाड़ी वाले का नहीं, किसी का नहीं, और ज़्यादा हादसे के शिकार भी ये बाइकर्स ही होते हैं। तो उनको क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए प्लीज़ कुछ रूल्स बता देखिए, मैं ये कहूँगा कि बाइक्स वालों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि बाइक के अंदर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं अगर कोई एक्सीडेंट होता है, और फिर उसके अंदर ख़ास तौर पे अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उस सिलसिले में आपको हेड इंजरी हो सकती है, और अगर हेड इंजरी होती है तो जानलेवा साबित हो सकती है। तो मेरा ख्याल है जो बाइकर्स हैं वो अगर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और वो है कि अपने लाइन और लेन की पाबंदी ज़रूर करें, क्योंकि बाइकर्स को हम अक्सर देखते हैं कि वो लाइन और लेन की पाबंदी नहीं कर रहे होते। वो जाते हुए जहाँ पर उनको थोड़ी स्पेस नज़र आती है, वो राइट है, लेफ़्ट है, वो उधर घुस रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी किसी और के साथ टक्कर का बायस बनते हैं और अपना नुकसान करते हैं, दूसरी गाड़ी का भी नुकसान करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो दो चीज़ें कर लें, लाइन और लेन जो है उसको फॉलो करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें, तो उनके एक्सीडेंट्स और उनकी जो हिफाजत है उसको बहुत बेहतरी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का, और आपने बहुत हमें अच्छे तरीके से समझाया है। SSP ट्रैफिक हैं साहब, जिस तरीके से उन्होंने हमें आज समझाया, हमें रास्ता दिखाया, मुझे लगता है हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अपने किस तरह से कवानीन को, रूल्स को फॉलो करना है। ख़ास तौर पर ट्रैफिक की गलतियाँ मोस्टली हमारी होती हैं, किसी सामने वाली की नहीं होती है। तो अगर हम ये कहना कि हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट करें और हम अपनी गलतियों को ठीक करें, तो हम ये ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, निज़ाम है, इसको अच्छी तरीके से फॉलो करें, तो हमारे हादसे भी जो है ना ये ट्रैफिक के कम हो जाएंगे, और हम किसी बुरी किसी चोट का या फिर किसी जानलेवा ऐसे हादसे का शिकार भी नहीं होंगे। क्योंकि अपना ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो फिर आप अपने ख़ानदान वालों को रख सकेंगे। तो रोड सेफ्टी ख़ास तौर पे उसका एक्स्ट्रा ख्याल करना है, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रोग्राम के मोनोलॉग में बताया था कि आज हम आंतड़ियों के ऊपर बात करेंगे। ये जो बड़ी और छोटी आंतें होती हैं, इसमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शंस आ जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है और इसके बारे में समझ कुछ नहीं आता, और ये बहुत डेंजरस होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने के लिए जिनको यहाँ पर मदऊ किया है वो है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद फारूक, जनरल सर्जन है, और हमारे साथ ऑन सेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, तशरीफ़ आवरी का। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एट मॉर्निंग विद फ़िज़ा। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि बड़ी और छोटी आंतों की आम बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ताकि आम जो देखने वाले लोग हैं पहले उनको यहाँ पे इस चीज़ की समझ आ जाए। अच्छा, चूँकि मैं एक सर्जन हूँ तो मैं सर्जरी के हवाले से बात करूँगा। इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जिसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। उसके अलावा जो सबसे कॉमन हमारे यहाँ बीमारी है वो टाइफाइड बुखार है। टाइफाइड बुखार में हम ये हमारी अंतड़ियाँ सारी इन्वॉल्व होती हैं, और अगर उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो दूसरे हफ्ते में अंतड़ियों में सुराख हो जाता है, जो कि उसकी बहुत ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए। और इसी तरह जब हम अगर बड़ी आंत की भी बीमारियों के बारे में देखें तो बड़ी आंत में हमारे यहाँ आजकल काफ़ी कॉमन है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है और एक क्रोन्स डिजीज़ है। हमारे यहाँ कॉमनली अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट ज़्यादा देखने के लिए आते हैं और क्रोन्स के काम आते हैं। इसके बाद जो कॉमन चीज़ हमारे यहाँ है वो बड़ी आंत का कैंसर है, जो कि मुख्तलिफ़ हिस्सों को इन्वॉल्व करता है बड़ी आंत में, और जो मकद को जिसे रेक्टम कहा जाता है उसके अंदर भी काफ़ी कॉमन है। ये बीमारियां कॉमन हैं हमारे यहाँ बड़ी और छोटी आंत में। छोटी और बड़ी आंत की जो बीमारियां होती हैं, किन अलामात से इसके बारे में पता चलता है? इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी बड़ी और छोटी आंत में, वो अपेंडिक्स की भी प्रॉब्लम है, जो कि उसकी इन्फेक्शंस में आती है। अच्छा जी,
तो अब जो इसको आइडेंटिफाई किस तरह किया जा सकता है पेशेंट को, जिस तरह पेशेंट मरीज़ आपके पास आते हैं, मरीज़ कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द रहती है, कभी बेली बटन के अराउंड होती है, कभी राइट साइड पे होती है, कभी लेफ़्ट साइड पे होती है, या फिर कभी पेट के दरमियान में होती है और फिर साइड पे चली जाती है, और दूसरी ट्रैवल्स। यस सम टाइम वो हम इसे कहते हैं शिफ्ट कर जाती है। अच्छा। एक जगह पे रही फिर दूसरी जगह पे चली गई, और या दूसरी जगह एक जगह पे रही और दूसरी जगह पे चली गई, जिसे हम रेडिएट करना कहते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, पेशेंट के जो पखाना है उसमें वो रेगुलर नहीं होता, समटाइम्स उसमें खून आ जाता है। ये भी ऐसी अलामत हैं जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं, या फिर समटाइम्स बार बार जाना पड़ता है पेशेंट को वॉशरूम में। तो ये सारी अलामत जो हैं इनको सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा। और पेशेंट को अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना ये चाहिए। जो काली आंत होती है जिसको आप लोग निकालते हैं, ये काली आंत क्यों हो जाती है, ये क्या अच्छा, चीज़ ये है? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है फिजा। इसमें जो हमारे पास जो सबसे कॉमन पेशेंट्स हैं वो दिल के मरीज़ होते हैं जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं। राइट। तो उसमें जब खून पतला करने वाली दवाइयों का मकसद ये होता है कि जो दिल में या खून में क्लॉट बन जाए वो ना बने और उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। लेकिन अगर समटाइम्स मेडिसिन लेने के साथ भी और मेडिसिन के बगैर भी ऐसे हो जाता है, दिल में क्लॉट बनता है जो कि पूरी बॉडी में शावर करता है, जो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो बड़ा होगा तो बड़ी नाली बंद होगी खून की, अगर छोटा होगा तो छोटी नाली बंद होगी। तो जब वो दिल से लॉज करता है बॉडी में, अंतड़ियों की जो नाली है खून की, उसके अंदर जाके अगर ठहर जाए तो फिर उसमें वो ब्लॉक लग जाता है, और आगे जितने अंतड़ियों का हिस्सा है जिसको वो सप्लाई कर रहा है खून, तो वो फिर काला हो जाता है। अच्छा। तो तो ये जो काली वाली आंतड़ियाँ ये डेड होती हैं? जी, ये डेड होती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, फिर हमें ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ता है। और अगर इसकी अलामात के बारे में हम देखें तो इसमें पेशेंट को पेन होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती इसमें पेशेंट को। और जब कोई डॉक्टर के पास जाता है, एग्जामिन करता है, पेशेंट कहता है जी मुझे बहुत पेन है, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, आपको बहुत पेन है। तो समटाइम्स ये कहते हैं नहीं पेशेंट गलत कह रहा है। लेकिन मैं ये एक डॉक्टर्स के लिए भी बात करना चाहूँगा कि पेशेंट मरीज़ जो बात कर रहा है वो हमेशा ठीक होती है। आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको देखें कि किस बीमारी की अंदर ये फिट होती है। अच्छा। अब इसके अंदर दूसरा होता है पेशेंट के फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं। काली आंत का जब प्रॉब्लम पेशेंट आता है ठीक हो जाता है, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन एकदम खून की नाली की बहुत ज़्यादा हो तो फिर वो इमरजेंसी में आ जाता है। वरना साथ उसके रहता है कि पेशेंट कहता है जी कि मुझे पखाने में खून आ रहा है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ फ्रेश ब्लड नहीं होता या जेली लाइक होता है, वो ऑफ एंड ऑन आता रहता है। तो आई स्टिल रिमेंबर एक पेशेंट हमारे पास फीमेल थी, वो बड़ी टिपिकल इसी तरह आंतों की हिस्ट्री के साथ आती थी, और जब 13वीं 14वीं दफ़ा आई वो किसी सीनियर ने देखा, पिक किया, तो फिर हमने उनका सारी तशखीस की, तो वो उसको हम कहते हैं मीजेंटेरिक स्कीम है कि जो काली आंत है, तो वो तशखीस हुआ। अच्छा। और फिर हमें निकालनी पड़ी। तो डॉक्टर साहब जब ये काली आंत को निकाल देते हैं तो इससे कोई बाकी आर्गन्स में कोई चीज़ों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, कोई और बीमारी अटैक तो नहीं करती है? इसमें और कोई बीमारी अटैक नहीं करती, लेकिन जो बीमारी जिसकी वजह से ये हुआ हो, दिल की बीमारी है या खून का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन एक दफ़ा जो आंत काली हो गई है वो किसी काम की नहीं है, उसको निकालना ही पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी आंत है, कितनी निकाली है। अगर छोटा सा पोर्शन हो जो कि आमतौर पर नहीं होता, इसमें एक बड़ी वेसल की जो खून की नाली है उसकी पूरी टेरिटरी इन्वॉल्व होती है, तो जितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी उतनी थोड़ी आंत रह जाएगी। अच्छा। और अगर 100 सेंटीमीटर से तक हो तो फिर तो काम चल जाता है, वरना अगर इससे छोटी या इतनी हो तो उसे हम शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। उसमें यह है कि पेशेंट के खाने की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ही खाना खाए वो फ़ौरन उसे वॉशरूम जाना पड़ता है, डिहाइड्रेशन होता है, आपको डाइट की रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि कौन सी डाइट ले सकता है कौन सी नहीं ले सकता। इसमें बाज़ार में कुछ डाइट्स अवेलेबल हैं जो कि एलिमेंटल डाइट या जिनमें जल्दी एब्जॉर्ब होने वाली यानी प्री फॉर्म डाइट्स जिनको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, कुछ इस तरह की डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं, ग़िज़ा में तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, फिर पेशेंट कंपैटिबल होता है लाइफ के साथ। और अगर ऐसा उससे थोड़ा सेगमेंट बच जाए तो फिर पेशेंट को आमतौर पे खून की नाली के ज़रिए ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये आंतड़ियाँ निकल भी जाती हैं कोई इस तरह से, जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा हो तो उसके बाद ये आंतड़ियाँ जब निकल जाती हैं इंसान जिंदा रह जाता है? मेरी तो जानने वाली है, उनकी निकाली भी गई थी, यूट्रस के ऑपरेशन की वजह से कोई उनकी आंतड़ियों में इन्फेक्शन आ गया था, उनकी आंतड़ियों को निकाला गया था। अच्छा, देखिए तो उसके बाद ये सब सही लाइफ सर्कल वैसे ही चलता है जैसे हम अगर तो इसमें कुछ डिफाइंड सेगमेंट अगर आंतड़ियों की
ज़्यादा लंबाई जो है वो बाहर नहीं निकाली, कोई थोड़ा पोर्शन है लाइक से 4 इंच 5 इंच या फिर उसमें हम कहते हैं बड़ी आंत का छोटी आंत का कुछ पोर्शन, तो उसको फिर जोड़ लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे पेशेंट की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी अच्छा, सारी इसका उसकी चीरा बहुत बड़ा डाला जाता है, कट बहुत बड़ा किया जाता है, व्हाई इज़ दैट? मतलब इसको आपको इससे मैं याद कराऊंगा, हमारे टीचर्स हैं वो कहते हैं बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजन्स। वो सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि वो बड़े हैं तो वो बड़ा इंसिजन बनाएंगे, ये ऐसे ये कोशिश होती है कि बड़ा इंसिजन बनाया जाए, जो काम हम करें वो ठीक किया जाए और देख के किया जाए। उनका यहाँ से जो है ना बिल्कुल नाफ के थोड़ा नीचे तक पूरा सीधा जैसे कट होता है ना, ये वाली बात हम बात करें जब आप इमरजेंसी में आते हैं, कोई ट्रामा होता है, पेशेंट की रोड साइड एक्सीडेंट है या फायर आर्म इंजरी है, आम तौर पे इतने लंबे इंसिजन या चीरे तब लगाए जाते हैं, वरना जिस वक्त आप उनको इलेक्टिव लिस्ट पे पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो फिर हमें पता होता है, तशख़ीस हमारे पास होती है, तो हम उसके मुताबिक कोशिश करते हैं कि इतना एडिक्वेट चीरा लगाएं कि हम मरीज़ का अच्छी तरह ऑपरेशन कर सकें। डॉक्टर साहब, आंतों को कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है, स्पेशली कि आर्टिफिशियल क्या आंतें भी लगती हैं जब ये आंतें अभी इस तरह से तक डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, ऐसी कोई सर्च है? मैं आपको सबसे पहले इसमें सवाल के पहले पोर्शन के बारे में बताता हूँ। आंतों को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा हर जगह पे चर्चा है पूरी दुनिया में कि हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। अच्छा जी, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर सब्जियां आ जाती हैं, फल आ जाते हैं और फलों के छिलके आ जाते हैं, जिसमें आप इसबगोल का छिलके आजकल काफ़ी सारे वो चिया सीड और इस तरह ये तुख्म लंगा, ये सारी चीज़ें, ये बल्क फॉर्म, हाँ जो का आटा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि बल्क बनाती हैं, जो अंतड़ियों में जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी खुराक के भी होते हैं और जो बॉडी के भी होते हैं उनको आसानी से लेके बाहर निकल जाती हैं। तो जब हम कोई ऐसी डाइट खाएं जिसमें ज़्यादा मीट खा लें, राइस खा ले और हमारे पोर्शन उसमें फाइबर का बिल्कुल, यानी ना सब्जी हो ना फल हो, राइट, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं कि मामा नहीं सिर्फ मैंने बोटी खानी है, मैंने ये सब्जी नहीं खानी, तो दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। तो उसमें उनको दोनों प्रोपोर्शन इकट्ठे देने चाहिए ताकि वो जो मीट उनको पसंद है उसको बाहर निकाल, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए वो सब्जियाँ कैरियर का काम करती हैं, तो वो उनको लेके नीचे चली जाती है। बल्कि मेरी ही फैमिली में एक बच्चा है, वो बचपन से लेके अभी तक मींस लाइक 18-17 वो वॉशरूम जाता है और इतनी देर तक वॉशरूम बैठता है, मतलब उसको घंटा भी लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है। मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, आपके पास तो पेशेंट्स भी ऐसे आते होंगे, तो ये उनको इसका मतलब आंतड़ियों को प्रॉब्लम होता है जो इतनी देर तक वो वॉशरूम खाना खाते हैं और वो बैठ जाते हैं और तकलीफ नहीं, उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि लो रेजिड्यू डाइट जिसमें मीट आ गया, कीमा आ गया, हर किस्म का आ गया, फाइबर, वो पेशेंट मैं लेते हैं। आपसे ब्रेक में डिटेल वापसी आके पूछूंगी, क्योंकि अगर ये आंतड़ियों से रिलेटेड है तो प्लीज़ उसको हमें क्लियर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी आंतड़ियों को सेहतमंद रखना है। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद साहब मौजूद है और हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि हमने अपनी आंतड़ियों का ख्याल किस तरह से रखना है। शाहिद साहब मुझे बताइए कि हम अपनी आंतड़ियों का किस तरह से ख़ास ख्याल रखें। कुछ आपने फ़ाइबर की डाइट बताई हमें कि हम अगर साथ कुछ भी मीट खाएं, फ़ाइबर का इस्तेमाल अगर साथ रखेंगे तो वो हमें स्टूल पास करने में ईजीली मदद देगी, ठीक है। तो और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हम कर देते हैं? मौसम के लिहाज से पानी की मिकदार मुनासिब मिकदार में, जिससे 10 से 12 गिलास तो मिनिमम वो रिक्वायरमेंट है जो कि हर बंदे को ज़रूर लेनी चाहिए। इससे तो आपका पखाना नरम बनता है, आपको फिशर का मसला नहीं होता, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। क्या ये जो तेल डाल के पीते हैं, मतलब पेट साफ रखने के लिए ऑलिव ऑयल पी लेते हैं, ये सब ठीक है, कारआमद है? जी, इसमें फ़िज़ा ये है कि जो ऑलिव ऑयल है वो जो खाने के लिए बनाया जाता है उसमें उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं प्रोसेस, जिसमें सबसे बेहतरीन जो कहा है वो एक्स्ट्रा वर्जन है या सिंपल वर्जन ऑयल है। लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जन है वो खाने के लिए सही होता है, दूसरे में आपने तेल लगाना है या सैलड्स या इस तरह खाना बनाने के लिए वो फिर यूज़ होते हैं। और जो सिंपल नॉन प्रोसेस जिसमें एक्स्ट्रा वर्जन या वर्जन नहीं है तो वो तो फिर दूसरे तेल की जो बाकी इस्तेमाल है उनके काम आता है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा मिकदार में ले लेना कि वो डायरिया कर दे, वो मुनासिब नहीं है। आप अपनी खाने में उसको मुनासिब मिकदार में शामिल करके वो खा सकते हैं। जो दायमी कब्ज़ वगैरह होता है इसकी वजह से भी आंतड़ियाँ डैमेज होती हैं क्या? अच्छा, ये दायमी कब्ज़ जो है ना, ये बहुत ही वसी एक टर्म है।
जिसके अंदर तकरीबन हर चीज़ आ जाती है। हमें जब कब्ज़ के साथ पेशेंट आता है तो कब्ज़ की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें हम आपने कि अगर पेशेंट की गर्दन से शुरू करें तो नीचे पखाने के रास्ते तक हर सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आप गर्दन में देखें तो थायराइड की ग्लैंड है जो हमारे गर्दन में होता है, हमारी सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है तो फिर भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। उसमें ये अलामत ये हैं कि पेशेंट को अगर भूख नहीं लग रही लेकिन वेट गेन हो रहा है और उसको डकार बहुत ज़्यादा आ रही हैं और वज़न आ रहा है, तो उसमें फिर समटाइम्स गर्दन में स्वेलिंग होती है और समटाइम्स नहीं होती। तो इस तरह जब अंतड़ियों की बात चली जाए तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम नीचे बवासीर के मौके हैं या फिशर हैं, तो अगर वो हो तो वो भी पेशेंट को पास करने में मसला उसकी वजह से भी होता है। ये सारी अलामत उनसे ज़्यादा मकदार में हैं जो हमने पहले बात कर ली है, जिसमें बीमारियां जिसमें कैंसर हो गया और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर ओल्ड एज में जब ज़्यादा देर कब्ज़ रहती है तो कुछ लोगों को डाइवर्टिकुलाइटिस हो जाता है। तो ये उनके अलावा ये काजेज़ हैं। तो इस तरह कब्ज़ के लिए आपको उसकी बीमारी जो उसकी वजह से कब्ज़ हो रही है उसको तलाश करना ज़रूरी है ताकि उसका इलाज किया जा सके और कब्ज़ ठीक हो जाए। और समटाइम्स इसकी एक और मैं आपको सबसे कॉमन आपको अलामत बताऊँ, हमारी ये जो बड़ी आंत है, ये जब अगर आप इसके बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव या कब्ज़ कुशा दवाइयाँ लेते रहें तो फिर उसको आदत हो जाती है, वो फिर उसको पास नहीं कर पाती मोशन को बगैर उस दवाई के। तो उसमें फिर आपको उसकी लेग्जेटिव की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। तो मैं साथ ही ये भी एडवाइस करूंगा गैर ज़रूरी तौर पे लेग्जेटिव या मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ये पीते हैं, गैविसॉन पीते हैं, पेप्टो पीते हैं, जो बाहर की दवाइयाँ हैं, आपको पता है पिंक कलर की बोतल में आती है, और जो मुल्क से बाहर से आता है वो घर में पेप्टो रख लेता है, गैविसॉन रख लेता है, या फिर कोई ऐसी जिससे अब ब्लोटिंग नहीं होती पेट में, वो ऐसे सिरप रख लेगा। ये तो सिर्फ ये जो अलामत है ये आपकी मैदे की तजाबियत और ऊपर वाली आंत का हिस्सा जिसे हम अपर GI कहते हैं उसके अलामत को ठीक करती हैं। और चूँकि ये उधर अल्सर में करती हैं तो इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो कि कब्ज़ की तरफ लेके जाते हैं पेशेंट को। तो गैर ज़रूरी तौर पे गैविस्कान और ये म्यूकेन या डाइजेक्स MP इन चीज़ों का, और या ख़ास तौर पे अल्सैनिक, इनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, और मैं तो ये सेल्फ मेडिकेशंस की वजह से भी तो डॉक्टर जी सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है। मैं अगर आपको इसमें बताऊं, अगर आप खुद से मेडिकेशन कर रहे हैं, अल्सैनिक कोई भी मेडिकेशन खा रहे हैं, आपने महीना खाई है, तो महीना उस मेडिसिन की कास्ट अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएँ तो वो अगर आप उसका तज्जिया करें तो वो कम होती है, उसमें आपकी बचत भी ज़्यादा हो जाती है, आप जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। तो मेरी ये लोगों से गुजारिश है कि पहले अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और उसकी बात माने। अगर उसने कोई टेस्ट कहा है तो वो करवा ले, अगर टेस्ट नहीं कहा या दवा तजवीज़ नहीं की तो फिर वो ना खाएं। और उसमें जो एक और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि आप एक डॉक्टर के पास गए हैं, आप उसने मेडिसिन दी है आपको, और अगर आपको आराम नहीं आया तो आप उस डॉक्टर साहब को दोबारा बताना चाहिए कि आपने ये दी थी और मैं ठीक नहीं हुआ। अगर वो मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं और फिर भी ठीक नहीं होते, तब मेरे ख्याल में ज़रूर आपको किसी दूसरे कोलीग के पास चले जाना चाहिए, उनसे सीनियर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो छिलके हैं, ये जो सफ़ेद छिलका है, इसबगोल हो गया, इसका जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अल्टरनेट डेज पे लें या फिर हफ्ते में बस 3 मरतबा ले लें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है, जिगर के ऊपर एक लेयर होती है, उसकी बारीक झिल्ली होती है, उसको कमज़ोर कर देता है, उसको नाजुक कर देता है, फिर बॉडी के जितने इन्फेक्शंस हैं या बीमारियां हैं वो जिगर को जाके ऐसे अटैक करती है। इज़ दैट ट्रू? में क्या मत है, सही है गलत है? इसमें तो मैं आपको बताऊँ, ये तो फाइबर है, नेचुरल प्रोडक्ट है, अल्लाह ने बनाई है, और ये इसको हम बल्क फार्मिंग ड्रग्स में लेते हैं। ड्रग्स में नहीं, बल्क फार्मिंग ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपके पहाने की मिकदार ज़्यादा करता है उसको, और आपको आसानी से स्टूल पास हो जाता है। तो इसबगोल को खाने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं गरम दूध में पियेंगे तो उससे मोशन जो है वो रुक जाएंगे गरम, और ऐसे अगर हम सादे पानी के साथ इसको ऐसे फाकेंगे तो उससे हमें मोशन मतलब सही खुल के आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में क्या सही है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है? मैं अगर अपनी सर्जिकल प्रैक्टिस देखूं तो मैं पेशेंट्स को कहता हूं कि इसको शाम के टाइम पे 5-6 बजे 2 बड़े चम्मच 1 गिलास पानी में हल करके वो पी लें, इससे आपकी मोशन आसानी से हो जाएगा।
अच्छा, अब जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद फूलता है, अपना मुंह खोलता है, हमने उसका इंतजार करना है कुछ सेकंड्स का, या बस जैसे ही डाले तो उस वक्त पी लें? डाल के आप उसको पी लें तो वो ज़्यादा बेहतर वो ज़्यादा बेहतर, इंतजार करके उसको नरम वो जेल फॉर्म नहीं बनाना। बेसिकली तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आप उसको अंतड़ियों में भेज रहे हैं, अंतड़ियों में जाएगा, उधर से जाके वो पानी एब्जॉर्ब करेगा और आपका मोशन नरम करेगा। अगर ऑलरेडी आप उसको प्री फॉर्म ले रहे हैं तो फिर वो फुला के ले रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम उधर ही स्टे करेगी। ओह, तो ये तो लोगों को पता ही नहीं था कि फिर इस घोल का इस्तेमाल कैसे करना है। आज आपको समझ आ गया कि आपने शाम के टाइम, आप कह रहे हैं कि 1 गिलास में 2 चम्मच खाने के, 2 चम्मच बड़े, हाँ जी, खाने वाले 2 चम्मच खाने के आप डालें और डाल के उसको इंतजार ना करें, बस फौरन ही हल करके पी जाएं। और ये रोज हम पी सकते हैं डॉक्टर साहब? इससे आप इसको रोज पी सकते हैं, इट इज़ गुड। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया कि हमने अपनी आंतड़ियों का ख़ास ख्याल कैसे रखना है। नाज़रीन, जब हमारी आंतड़ियाँ सही होंगी, हमें जो आंतों के मसले हैं उनसे बचत होगी, हम बड़ी बीमारियों से बचेंगे। फिर स्पेशली जब आप एज इंसान सुबह शाम जो आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जब तक आपका पेट साफ़ ना हो, आपका स्टूल आपने ना किया हो सही से, या फिर आपको खुल के ना आया हो मोशन, तो फिर आप सारा दिन तकलीफ़ में रहते हैं। वो देख के कहते हैं ना, किसी की शक्ल इसके मुंह पे पता चल रहा है इसको कब से। तो अपना ख़ास ख्याल रखें, वरना फिर इस तरह के मरीज़ों में शुमार होंगे। तो इस बगौल भी लिया करें, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत से लोगों को जो है हीट स्ट्रोक हो रहा है, अटैक हो रहा है। कल बल्कि हमारे इधर 24 न्यूज़ में मैं जा रही थी घर, तो शो के बाद, तो हमारे सेट पे ना हमारा ख्याल रखते हैं, किचन में भी होते हैं उसामा साहब, तो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो उनका चैनल भी बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि भले वो बुज़ुर्ग हैं मगर उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है। वो आते हैं, कुछ काम करें ना करें, मगर चैनल के साथ उनका लाड प्यार बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत प्यार करते हैं सब। तो कल मैं जब जा रही थी तो एकदम से देखा कि वो हीट स्ट्रोक की वजह से जैसे ही आए थे तो वो बेहोश हो गए, और उनको ये लगा, बाकियों को भी लगा कि शायद दिल का कोई दौरा पड़ा है। तो हम बहुत वरिड हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे इस गर्मियों में। इसीलिए इस पर बात करने के लिए आज हमने जिनको मदऊ किया है वो है जनरल फिजिशियन डॉक्टर एहसान शाहिद साहब, हमारे साथ ऑन सेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो हीट स्ट्रोक है, ये इतनी गर्मी की वजह से लोगों को हो रहा है, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं वो बता दें, क्योंकि जब इंसान ऐसे फेंट हो रहा होता है आपके सामने, तो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है। कुछ लोग समझते हैं शायद दिल का अटैक पड़ गया, जैसे कल हमें लग रहा था कि हमारे सामा साहब जो हैं उनको अल्लाह ना करे कोई दिल का अटैक ना पड़ गया हो। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या फ़र्स्ट एड देनी है। तो ओवर टू यू, प्लीज़ बताइए कि कैसे इससे बचा जा सकता है। फिज़ा, देखें, बेसिकली जो हीट स्ट्रोक है ना, ये ब्रेन फॉग की स्टेट है, और इसकी जो बैकग्राउंड रीज़न है वो बेसिकली बॉडी की डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो जानी है। अब हीट वेव चल रही है पंजाब में भी और सिंध में भी, बलोचिस्तान के एरियाज़ में, सिर्फ KPK में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बचा हुआ है। तो उसमें जो इतना हाई टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली उसमें आपकी वाटर रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ जाती है। ठीक है। तो जिस तरह टेम्परेचर हाई हो रहा है और बॉडी एक्सपोज हो रही है हाई टेम्परेचर को, इसी तरह एक तो हमें अपना एडिक्वेट वाटर इनटेक लेने की ज़रूरत है डेली बेसिस के ऊपर। अगर डेली हमारी 3 लीटर्स रिक्वायरमेंट है तो आजकल आप समझ लें 4 to 5 लीटर्स है। ठीक है। तो एक तो वाटर इनटेक बढ़ाएं, दूसरा कोल्ड वाटर लें, एक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगली चीज़, लाइट ड्रेसेस पहने, खुले भी हों और लाइट कलर भी हों, ताकि वो हीट एब्जॉर्ब कम करें। और जब आप सन एक्सपोज एरियाज़ पे जा रहे हैं, जैसे कि आप अपने वर्कर की बात कर रहे हैं या हमारे जो मज़दूर भाई हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि एक तो वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे और दूसरा अपने आप को कवर्ड रखें सारी सिचुएशन से बचने के लिए। लोग कहते हैं कि पानी से सिर्फ इसकी कमी पूरी नहीं होगी, इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के, लाइक जैसे ये बॉटल है इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके शेक इट एंड देन ड्रिंक इट, तो इज़ दैट रियली गुड? जी, आप ठीक कह रही हैं। बेसिकली हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्राइमरीली तो पानी की कमी हो रही होती है, लेकिन जब आप स्वेट कर रहे हैं तो उसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी वेस्ट हो रहे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। लेकिन अगर वाटर डेफिसिट हम पूरा नहीं करेंगे और सिंपली लो अमाउंट लेंगे वाटर की, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हम साथ लाइम वाटर की शक्ल में ले रहे हैं, तो वो भी कमी नहीं पूरा करेंगे। तो आइडली तो ऐसे जूसेस लेने चाहिए, लाइम वाटर लेना चाहिए जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डेफिशिएंसी ना हो। अच्छा, तो बेहतर कौन से जूसेस जो हैं आप रेकमेंड करेंगे? देखें, जो रेगुलरली अगर आज
हम अपने आम आदमी की बात करें तो उसके लिए गन्ने का जूस भी अवेलेबल है, तरबूज का जूस भी अवेलेबल है, तरबूज इटसेल्फ अवेलेबल है मार्केट में, ऐसे ही है। क्योंकि इट कंटेन्स 95% ऑफ वाटर, तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डेफिशिएंसी पूरा करता है और वाटर की डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है। ठीक है, और कैसे बचा जा सकता है? और भी कुछ ऐसी और इम्पॉर्टेंट हमें यही है कि precautions जब भी बता आपने बाहर जाना, आइडली तो हम रिकमेंड करते हैं कि ये जो आवर्स हैं 11 AM से लेके शाम 5 बजे तक, जिसमें हाई अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, हाई टेम्परेचर है, आप बाहर निकलना ही अवॉइड करें। अच्छा। जैसे कि बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां कर देते हैं, लेकिन जिसके लिए ज़रूरी है बाहर निकलना वो अपने आप को कवर करे मैक्सिमम। अगर कोई बाइकर है तो वो हेलमेट पहने, फुल स्लीव ड्रेसेस आम पहने, बच्चे स्कूल में भी कैप्स पहने। कैप्स पहने, ताकि वो उनका जो एक्सपोजर टू हीट है वो कम से कम। अच्छा, ये जो आउटडोर काम करने वाले जो हीट स्ट्रोक की वजह से ये बहुत ज़्यादा अटैक में आते हैं, ठीक है, अब ये जो मज़दूर तबका है, इन्होंने तो रोज़ की वेजेस पे काम करना है, डेली वेजेस पे उन्होंने अपना घर चलाना है, उन्होंने काम तो करना ही है, उनको कोई ऐसी टिप दे सकते हैं कि जिसकी बदौलत उनकी कोई सेफ्टी हो सके और वो बच सके? हाँ जी, उनके लिए देख बाहर जाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम can't करेंगे तो afford वो juices अर्निंग as well, you करेंगे know that. डेफिनेटली। तो वो ड्रिंक्स तो उन्होंने लेने ही है, सादा पानी पी सकते हैं, उसके अंदर सिंपली नमक डाल सकते हैं अगर वो हैवी ड्रिंक्स अफोर्ड नहीं करते, और कम से कम वो अपने आप को कवर करके रखें। और अगर कोशिश करें कि जो 12 से 2-3 का टाइम है, अगर इसमें कोई ऑफ हो सके किसी तरह पॉसिबली तो वो करें। अब जैसे कल मैं उसामा साहब की बात बता रही थी आपको हमारे ऑफिस की, अब उनको हीट स्ट्रोक हुआ कल, हम सारे पैनिक थे और बहुत सारे लोग थे, हमें समझ नहीं आया कि हमने उनको फर्स्ट एड क्या देनी है, क्योंकि हम यही समझते हैं या तो दिल का दौरा है या फिर कमज़ोरी है या पता नहीं जो भी, तो हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसकी फर्स्ट एड क्या होगी? इसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है हीट स्ट्रोक में वो ये है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है ना 40 सेल्सियस से ऊपर चला जाए, 10 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए। अगर आपको लग रहा है कि एक इंसान जो ब्रेन फॉग में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो आपने उसको पानी नहीं पिलाना, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, वो फेफड़ों में भी जा सकता है उस टाइम। तो एटलीस्ट हमारे पास वाले हाँ आलम में पानी नहीं पिलाना, पानी नहीं देना, क्योंकि अगर वो इंसान होश में नहीं है तो वो हो सकता है स्टमक की बजाय फेफड़ों में चला जाए, तो हम एक नई कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएंगे। तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल फर्स्ट रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, वो ये है कि आपके पास अगर आइस है तो आर्म पिट्स में जो ये एरियाज़ हैं हमारे बॉडी के, मैक्सिमम एक्सपोजर करके उसको इमर्स कर दें वाटर में, ताकि वो जो टेम्परेचर हाई हुआ है उसको हम टेपर डाउन करें, इमीडिएटली 38 तक लेके आएँ विद इन एन आवर। और उसके बाद बेस्ट है कि आप हॉस्पिटल जाएँ। हम एसी वाले कमरों में भी रहते हैं, ठीक है, अब जब हमें एसी वाले कमरे से गर्मी वाले पोर्शन में जाना है तो हम उसके बाद फिर फ़ौरन एसी वाले कमरे में आ रहे हैं, इस चीज़ को कैसे मैनेज करें? देखें, अब एक तो है कि आप इस एसी रूम से निकल के बाहर सर्द इसी तो हो बिल्डिंग में सकता जा है ना, रहे ये हैं, दैट इज़ अ माइल्ड डिफरेंस, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो वंस अगेन जो हमने बात शुरू में की है कि अपने आप को एक्सपोज होने से आपने बचाना है, क्योंकि वो बॉडी को वो जो टेम्परेचर चेंज है उसको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाए। अच्छा, और ये जो हम ठंडे पानी का जो रुमाल वगैरह सर पे रख लेते हैं, ये देखें, ये सबसे सादा रेमेडी है। जैसे हमने पहले बात की कि कोल्ड वाटर इमर्सन की बात की है या आइस बैग्स की बात की है, तो अगर किसी को ऐसे ब्रेन फॉग हो रही है हीट स्ट्रोक की वजह से, या हीट स्ट्रोक होने वाला है, हीट एग्जॉशन के फेज़ में है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हमारे घर के जो भाई वगैरह होते हैं वो जैसी गर्मी से बाइक वगैरह पे आते हैं तो सीधा वॉशरूम में घुस जाते हैं, सीधा ठंडे शावर के नीचे खड़े होकर कहते हैं उफ अब आराम आया। इज़ दैट ओके? ठीक है, ये सेफ है? यस, इट इज़ ओके। ये एक मिथ बनी हुई है कि आपने डायरेक्ट जाके वॉशरूम एंटर नहीं होना या शावर नहीं लेना। हाँ। आपका अगर बॉडी वार्म है तो उसको आप जितनी जल्दी 1 to 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। तो अच्छा, मुझे और खाने पीने की चीज़ों में भी और कोई ऐसी चीज़ बता दें जो ख़ास तौर पे आपको लगता है कि हमें नहीं खानी चाहिए, उसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा अटैक कर सकता है। मगर एक वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज डॉक्टर एहसान से हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के ऊपर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हीट स्ट्रोक अगर हो जाता है तो ये किस हद तक जानलेवा है? देखिए, हीट स्ट्रोक जो है ना वो जानलेवा है अगर उसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे और इमीडिएटली मैनेज नहीं करेंगे। इसलिए हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि ब्रेन फॉग हो रही है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दिमाग के सेल्स की डेथ शुरू होती है वैसे ही हमारे किडनीज़ भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर विद इन 1 to 2 आवर्स अगर वो स्टेज एग्रेवेट होगी और हम प्रॉपर हॉस्पिटल ले। परमानेंट डैमेज तो नहीं होता? परमानेंट डैमेज को हम रोक सकते हैं अगर हम अप्रोप्रिएट टाइम पे हॉस्पिटल जाएं और एट अप्रोप्रिएट टाइम जो है ना फ्लूइड रिससिटेशन हो जाए, मतलब आईवी फ्लूइड्स लग जाएं, ड्रिप्स लग जाएं। अच्छा। और जो डेफिसिट चाह रहा है बॉडी में वो पूरा आ जाए। अच्छा। और इसमें बॉडी का टेम्परेचर हम टेक डाउन करें। और डॉक्टर साहब, आगे लॉन्ग टर्म में जाके अगर देखा जाए तो ये कोई हमारी जिस्म में कोई आर्गन को कोई ऐसी चीज़ को नुकसान तो नहीं पहुंचाता बॉडी में? देखिए, ये है तो एक्यूट स्टेज,
लेकिन अगर उस एक्यूट स्टेट से हम नहीं निकालेंगे पेशेंट को तो फिर वो सारे डैमेजेस जो है ना वो परमानेंट हो सकते हैं। और ये जो हीट स्ट्रोक का टाइम पीरियड है, अगर हम सही टाइम पे अभी हीट स्ट्रोक हुआ है हमें और हम हॉस्पिटल चले गए तो उस वक्त हम कितने टाइम पीरियड के बाद बिल्कुल फिट फाट हो सकते हैं? विद इन अ डे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं जब वो हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि है तो एक्यूट स्टेट जिसमें बॉडी बेसिकली वाटर डेफिसिट में जा रही है और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी में जा रही है, जिसकी वजह से हमारे सारे खुलिये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिकली ब्रेन के, जिसकी वजह से लोग बेहोशी में जाते हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए करना तो हमने एक काम ही होता है कि आपने अप्रोप्रिएट फ्लूइड देना और बॉडी का टेम्परेचर सेटल करना। आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं हीट स्ट्रोक के स्पेशली, तो सबसे पहली जो आप लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो जो देख रहे होते हैं चीज़ों में, उसमें आप लोग ईसीजी देखते हैं? देखें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ब्रेन उस टाइम किस स्टेट में है ना। हमारा एक मेजरमेंट है जिसको हम ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं, उसकी बेस के ऊपर देखते हैं कि पेशेंट इस टाइम किस स्टेट में है। वी कैन गेट अ सीटी ब्रेन देखने के लिए कि ब्रेन का डैमेज तो नहीं हुआ हुआ उस टाइम। अच्छा, इस हद तक पहुंच जाता है? हीट स्ट्रोक इज़ वेरी डेंजरस थिंग, इसीलिए उसको रिकग्नाइज करना इज इम्पॉर्टेंट। तो फ्लूइड्स जो है ना अप्रोप्रिएट हम साथ ही स्टार्ट करते हैं रिकग्नाइजिंग कि ये पेशेंट जो है ना ये बाहर हीट एक्सपोज होकर आपके पास है। हाँ। और ये कोई एक्यूटली इस तरह डेवलप नहीं होती। पहले मोस्टली जो है ना जो लोग एक्सपोज्ड हैं बाहर से, उनको हीट एग्जॉशन की एक फेज़ चल रही होती है जिसमें उनको लेथार्जी, क्रैम्पिंग और वीकनेस सी फील हो रही होती कुछ दिनों के लिए, आप कह सकते हैं। तो जब वो परमानेंट उस एक्सपोजर से गुजरते रहते हैं तो एक फेज़ आता है कि वो हीट स्ट्रोक के फेज़ में भी जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जो गर्मियों में इतना ज़्यादा ये लोग कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, देखने वाले जितने भी लोग होंगे उनमें से 30% लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर है, क्या गर्मियों में उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? गर्मियों में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम में जब आपका एक्सपोजर नहीं है टू सनलाइट और उस टेम्परेचर एक्सट्रीम के साथ एक्सपोजर नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मगरिब के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन डे टाइम में एक्सरसाइज मगर हमारी बॉडी तो स्वेट करेगी ना, तो हमें कोई ऐसे इफेक्ट वो स्वेटिंग इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप उसको टेम्परेचर एक नॉर्मल के ऊपर स्वेटिंग हो रही है, आप साथ हाइड्रेट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन जो साथ टेम्परेचर एक्सट्रीम का एक्सपोजर है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर ले जाता है, वो भी एक डैमेजिंग थिंग। अच्छा, ये जो हम कैप वगैरह पहनते हैं, अब कुछ लोगों को उससे गर्मी बहुत लगती है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है, मगर हम थोड़ा सा धूप से कवर हो जाते हैं, तो क्या हमारा सर ठंडा रहता है अगर हम वो पहनते हैं कैप वगैरह, या फिर हमें ज़्यादा हीट स्ट्रोक जो है वो बल्कि गर्माइश जो है और हमें अटैक करती है? देखें, बेसिकली तो हीट जो आ रही है वो आप कैप पहनना उसके लिए इसलिए ज़रूरी है। कैप इज गुड फॉर द धूप एक्सपोजर, या फिर ये आपको हीट एक्सपोजर कैप ज़रूरी है, लेकिन वंस अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लाइट कलर्स होने चाहिए। अगर आपने ब्लैक कलर की कैप पहन ली है तो वो उतना ही अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर रही है, सूरज से आने वाली। अच्छा। और दूसरा जो यूज़ कर सके उसको सन ब्लॉक्स भी यूज़ करने चाहिए, सन ग्लासेस भी यूज़ करने चाहिए। ठीक है। और फुल जो बाहर रेडियो में मिल रहे होते हैं ना, आलू बुखारे का शरबत, फालसे का शरबत, इमली का शरबत, ठंडे पानी का, सत्तू का शरबत, ये सारे पीने चाहिए हमको बाहर जो मिल रहे होते हैं? देखें, ये आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। आइडली तो जिस्म को पानी की कमी है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, उसको जो बंदा अपनी अफोर्डेबिलिटी से जहाँ से भी पूरा कर सकता है उसने करना। तो जो एक मज़दूर आदमी है जो बाहर काम कर रहा है, जिसके वेजेस कम है, तो वो अगर वहाँ से भी यूज़ कर ले तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन एक चीज़ है कि उसकी हाइजीन का कुछ ख्याल हो जाए तो अच्छी बात। जो हाइजीन का मसला है बेसिकली आउटडोर्स। हाँ। अच्छा, अब जिसको हीट स्ट्रोक हो गया सपोज, और वो अपने आप को घर पे ट्रीट कर रहा है और वो कहता है मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, मुझे हीट स्ट्रोक है, बट वो हैवी हीट स्ट्रोक नहीं है, एंड उसकी अच्छे घर में टेक केयर की जा रही है, तो क्या घर पे भी इट्स सेफ टू टेक केयर, या फिर नहीं, इसको हर हाल में डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? प्लीज़ एडवाइस। वो जो हमने बात की है ना हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक की, एग्जॉशन की स्टेट है जिसमें लेथार्जी चल रही है, वीकनेस है, क्रैम्पिंग है, वो आप घर पे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक की रिकग्निशन एक रिकग्नाइज जो है ना आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ही करनी है कि इस इंसान को हीट स्ट्रोक हो चुका। तो अगर कोई ब्रेन फॉग की स्टेज में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है हीट एक्सपोजर की वजह से, उसका डॉक्टर से जो है ना कंसल्टेशन ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिए। हीट स्ट्रोक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भी साथ साथ डॉक्टर साहब के यहाँ पे आपको बताना ज़रूर पसंद करूँगी। सत्तू का इस्तेमाल घर में कीजिए, अपने घर में लाइए सत्तू, और में एक अच्छे तरीके से उसको अच्छे साफ़ बर्तन में, जग में बनाइए, अपने बच्चों को भी पिलाइए और घर पे ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए। ख़ासतौर पर मेरी जो बहनें घर पर सफाई कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, हब्स होता है घर में भी, एक तपिश होती है, फ़र्श तक जो है ना पैर
रखो नंगे पैर तो आपका फर्श पैर ऐसे जला रहा होता है। तो मेरी जो वो बहनें हैं और जो हेल्पर्स हैं घर में, जितने भी काम करने वाला स्टाफ है, अमला है, उनका भी आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपके हेल्पर हैं वो जो सुबह शाम काम कर रहे हैं और आप एसी वाले कमरे में एसी चला के बैठे और आपको पता है कि आपकी सफाई वाली जो है, आपने उसको कहना है कि तू जा ऊपर की भी सफाई कर, तो जाले भी झाड़, तो छत क्यों नहीं धोई, तो टेरेस क्यों नहीं धोया, ठीक है। अपने माली को बोलना कि गमले उठा के यहाँ रख दे, वहाँ रख दे, ये मेरे पौधे जल रहे हैं, मेरी ये सब्जियाँ ख़राब हो रही हैं, मेरा ये क्या किया है, ग्रास का आज तक झाड़ू नहीं लगाई। थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, स्पेशली कि अगर अभी हीट का इतना एक्सपोज टाइम है, इतनी ज़्यादा स्कॉचिंग सन है और इतने हीट स्ट्रोक हो रहे हैं लोगों को, तो ये भी वही इंसान है। अगर आपकी पूरे महीने की सैलरी में ये जो हीट स्ट्रोक वाला टाइम है, अगर उसमें थोड़ा सा कम काम कर लेंगे तो आपके पैसे या जायदाद में कोई कमी नहीं हो जाएगी। सिर्फ आपने उनका ख्याल, और घर पे जब अपनी चीज़ों को बनाया और आपके ऐसे स्टाफ आएँ तो आप उनको भी प्लीज़ ऑफ़र कीजिए। ये वो नेकियां हैं जो अल्लाह ताला आपको ऐसे चलते फिरते दे रहा है और तौफीक भी दे रहा है, मगर उसको आप अवेल नहीं कर रहे। तो इस तौफीक को अपने खुद अवेल करना, अपना ख़ास ख्याल रखें, अपने स्टाफ का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का। पानी ज़्यादा पिएँ, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐसी बॉटल्स में डाल के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह की बॉटल्स, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, शेक करें और पी जाएँ। ठंडा पानी पिएँ और जितना भी जो लाल शरबत है, तरबूज का शरबत है, आलू बुखारे का शरबत है, ये सब कुछ खुद घर में बना के पिएँ, ठीक है। जितना पानी का इंटेक लिक्विड आप ज़्यादा अपनी बॉडी में डालेंगे, पिएंगे, उतना ही फ्रेश रहेंगे और हीट स्ट्रोक से बचेंगे। और सन ब्लॉक्स भी लगाइए और सर पे कैप, चश्मे पहन के निकलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।